हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 है, केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके अंदर टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ मैस एक्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे हमारे पास वो थे गोल्डबर्ग एंड वेच। इसने 1869 में काम किया था और लॉ ऑफ मैस एक्शन को मुतारफ़ करवाया था। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं। दी रेट at which its substance is directly proportional to its active mass एक्टिव मैसेज। और इसका जो सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है वो है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। तो इसके अंदर अगर हम यानी कि बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, द रेट एट विच इट्स सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। तो अगर इसमें एक्टिव मास की हम बात करते हैं तो इसमें से एक्टिव मास क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। एक्टिव मास ऐसा हिस्सा होता है रिएक्शन का यानी कि जो उसमें टेक पार्ट कर रहा होता है, यानी कि ऐसा हिस्सा रिएक्शन का जो उसमें टेक पार्ट कर रहा होता है, उसमें हिस्सा ले रहा होता है, उसको हम एक्टिव मास बोलते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हमारे पास जो है इसकी ये ले सकते हैं हम H2 + I2। और इसके हम यानी कि उसको रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर। तो इसमें हमारे पास दो एटम जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं, H2 और I2। और तो ये हमारे पास जो है यानी कि एक्टिव मास होगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्टिव मास। और हमारे पास एक्टिव मास में जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास इंडिविजुअल सब्सटेंस जो होता है वो टेक पार्ट करता है। और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है इसमें होल रिएक्शन जो होता है वो कलेक्टिवली आ जाता है हमारे पास, जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आती हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो होता है एक्टिव मास आता है और सेकंड पॉइंट में जो है हमारे पास होल केमिकल रिएक्शन से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करते हैं जनरल रिएक्शन में, तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं हम 4 लेटर्स A B और C एंड D। तो हमारे पास हम रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप हम यहाँ पे देखते हैं A B C और D को। तो A + B रिवर्सिबल रिएक्शन हम अगर करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C + D। तो हमारे पास ये जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और नीचे हमारे पास क्या हो, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो इसमें हम अगर सपोज कर लें मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन B, C की मोलर कंसंट्रेशन एंड D की मोलर कंसंट्रेशन। तो A की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास और B की मोलर कंसंट्रेशन। तो इसी तरह C की मोलर कंसंट्रेशन और D की मोलर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैस एक्शन अगर हम देखते हैं, लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा हमारे पास। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे हम RF भी बोलते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाएगा A की मोलर कंसंट्रेशन और B की मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर हम इसके लॉ ऑफ मैस एक्शन के यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसका जो हमारे पास हमने पहले बात करनी थी, तो यूनिट हमारे पास इसका होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसमें स्लैश हटा दें तो हमारे पास
मोल पर डेसीमीटर क्यूब आए तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, और स्लैश ना लगाएं तो हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो इसके बाद अगर हम इसके यानी कि और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन। इसके बाद अगर हम इसको कांस्टेंट में ले आए तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, ए की मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन। और इसी तरह अगर हम यानी कि रिवर्स रिएक्शन में देखते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास आ जाएगा आर आर, सिमिलरली इसी तरह सी की मोलर कंसंट्रेशन, डी की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास जो है आर आर कांस्टेंट में चेंज होगा तो हमारे पास ये के आर आ जाएगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन। अब अगर हम हमारे पास के एफ और के आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिन्हें हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के। और अगर हम एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आर एफ इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, के एफ, ए की मोलर कंसंट्रेशन, बी की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आर, सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल में आ जाते हैं। तो अगर हम के एफ को नीचे ले आए के आर के, तो इसी तरह हमारे पास सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन और आ जाएगा ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट के एफ ओवर के आर बराबर होता है के सी के, और इसी तरह हम के एफ ओवर के आर की जगह हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी इज इक्वल टू आ जाएगा सी की मोलर कंसंट्रेशन, डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि लॉ ऑफ मैस एक्शन में जनरल रिएक्शन में कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा आज का समिट होगा।